सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। और मेरे सामने बैठी हैं आपकी प्यारी सखी मंजरी। क्या बात है। और मेरी भी प्यारी सखी सामने बैठी है दोस्तों। हाँ। ये हमारी मंदाकिनी जी। तो मंदाकिनी जी, आपको और हमारे सुनने वाले सभी साथियों को, सखा बहनों भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, यानी मंजरी वर्मा का। मंजरी वर्मा का। तो मंजरी क्या कर रही थी, इसलिए मैंने आपका परिचय खुद दे दिया। मुझे लग रहा है कि कोई किताब लेकर बैठी हो, सुबह से देख रही हूँ कुछ न कुछ आंख गड़ाई। क्या पढ़ रही थी? देखिए, जब बैठते हैं ना तो लगता है कि खाली नहीं बैठना चाहिए, तो लगता है कि कुछ पढ़ लें। तो उस समय जब आप मुझे देख रही थी ना, तब मैं कहानी की किताब पढ़ रही थी कि खाली बैठने से अच्छा है कुछ स्टोरी ही पढ़ी जाए। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो नए नए शब्द मिलते हैं और कहीं ना कहीं हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं कि कहानी कैसे लिखी जाती है, उसके हाव भाव समझ में आते हैं। तो कहानी का तो बहुत बड़ा संसार है। बचपन से हम लोग कहानियां सुनते चले आते हैं ना। और जो बचपन की कहानियां होती हैं जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो तो हमें याद रहती हैं मंदाकिनी जी। लेकिन जब जैसे कोई आपको कहानी सुनाता है, जैसे मम्मी ने सुनाई या दादी ने, नानी ने, पापा ने, चाचा ने, जो पुरानी कहानियां सुनाते थे, उनका अपना मजा होता है कि वो कहीं ना कहीं से शब्दों को जोड़ तोड़ के बोलते। कभी लोमड़ी सियार की कहानी सुना देंगे, तो कभी बंदर भालू की, कभी ऊंट की, लोमड़ी की। ऐसी कहानियां वो अभी तक याद रहती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे याद है कि बचपन में हम चंपक पढ़ा करते थे, लोटपोट पढ़ा करते थे, और बहुत सी ऐसी नंदन थी, बहुत सी बाल पत्रिकाएं हमारे घरों में आया करती थी। और पढ़ाई के बाद हम तुरंत उन किताबों का इंतजार किया करते थे कि ये पत्रिकाएं कब आएगी और हम कैसे पढ़ेंगे। हंसा करते थे, लोटपोट हो जाते थे हंसकर, है ना। वो इसी तरह की चित्र कथाएं हुआ करती थी। बड़े हुए तो बहुत सी कथाएं बदली, विचार बदले। मुझे याद है मैं जब 11th में थी तो मैंने एक कहानी शुरू की थी लिखनी। मुझे गुस्सा था कि मेरी माँ ने मुझसे घर का काम करवा लिया और मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। तो मुझे गुस्सा था और मैंने उस पर एक कहानी लिख डाली, आखिर क्यों क्यों लड़कियों से काम करवाया जाता है। तो जब मेरे माता पिता ने वो कहानी पढ़ी तो उनको हंसी भी आई और प्यार भी आया, और उन्होंने सोचा भी कि एक बच्ची कितना कुछ सोच सकती है जब उसे अपनी पढ़ाई कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसमें व्यवधान आया, और हमने उसे एक छोटा सा ही काम कहा था लेकिन उसको अखरा। तो इस पर विचार हमने शुरू से मुखर होकर देना शुरू किया। तो आप कहानियों से ये भी सीखते हैं कि आप अपने विचारों की मुखरता सामने ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं। और देखिए, हमारे सभी साथियों ने भी बचपन में अपनी कहानियां पढ़ी, किताबों से कहानियां पढ़ी होंगी, या बहुत सारी कहानी लोगों ने सुनाई होंगी, तो वो भी याद होंगी। तो लेकिन मजेदार अच्छा विषय है, तो देखते हैं वो हमें इस पर भी कुछ लिख सकते हैं तो लिखें। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं कि बचपन में आप क्या पढ़ा करते थे। आप अपने बच्चों को अभी पढ़ने के लिए क्या देंगे? क्या दिन भर वो मोबाइल से चिपके रहते हैं, है ना, अनर्गल बातें देख रहे हैं, या विषय उठा रहे हैं, या कहानियां पढ़कर कुछ सीख रहे हैं। हाँ, फिलहाल तो हम अपने विषय पर आते हैं। विषय पर आते हैं कि बातें हल्की फुल्की में बातें होंगी कॉलेज के अनुभव की। तो ये भाई सबके जो मजेदार किस्से हैं उसको कम शब्दों में लिखकर भेजे, जिसको पढ़ने में मजा आए। और मुहावरों की दुनिया है तो भाई तिल का ताड़ बनाना, जैसे तुम बना देती हो कई बार तिल का ताड़। तिल का ताड़ बनाने में भी बहुत मजा आता है। लेकिन तिल का ताड़ कुछ लोग गलत तरीके से बनाते हैं, लेकिन कुछ आप सकारात्मक अगर उसका बात करते हैं तो उसमें मजा भी आता है। और आज सखी विशेष में हम बात करेंगे वंदना लूथरा के बारे में, जो वीएलसीसी हेल्थ केयर लिमिटेड के संस्थापक है, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। और आज है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। अरे वाह। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल। लेकिन पहले तो हम भाई तिल का ताड़ बनाने पर चर्चा करेंगे। तो हमारे संदेश ज्यादातर तो आ ही गए हैं। और जो हम अभी तो गीत सुना देंगे, फिर उसके बाद उनके कमेंट्स पढ़ेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे श्रोता कैसे तिल का ताड़ बनाते हैं ये पता चलेगा हमें उनके विचार सुनने पर। इसके अलावा वो बताएं कि कॉलेज के दिन कैसे थे, वो कॉलेज कब गए, क्या कोई खास बात हुई, कैसे पढ़ा करते थे, क्योंकि कॉलेज के दिन बहुत ही खूबसूरत दिन हुआ करते थे और मजेदार किस्से भी स्वर्णिम समय है ना, स्वर्णिम गोल्डन एरा होता था कॉलेज के दिन हम जब होते थे, और आज हम उन दिनों को बहुत याद करते हैं। तो लिखिए और हमें इंतजार है आपके विचारों का, और हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।
तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में कसक सी होती है, मेरे दिल में कसक सी होती है, तेरी राह से जब मैं गुजरती हूँ, इस बात से ये न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम, तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम, कोई देख ले तुझको एक नजर, कोई देख ले तुझको एक नजर, मर जाए तेरी आंखों की कसम, मैं भी हूँ अजब एक दीवाना, मरता हूँ ना आहें भरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। हाँ तो मंजरी जी, बहुत ही खूबसूरत गीत सुनवाया आपने ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ये गीत हमने सुनाया या आपने सुनवाया, लेकिन जिसने गाया बहुत ही बेहतरीन गाया और गीत तो बहुत ही प्यारा सा था। तो देखिए इसके साथ साथ देखिए हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं। तो एक छोटा सा कमेंट लिखते हैं कि जब से मोहब्बत में तिल के लड्डू खाए हैं, तिल जैसी मामूली बात ढूंढने की आदत हो गई है। बड़ा मजेदार प्यारा सा। अरे वाह, दोबारा पढ़ो तो। इन्होंने लिखा है कि जब से मोहब्बत में तिल के लड्डू खाए हैं, तिल जैसी मामूली बात ढूंढने की आदत हो गई। फिर तो आप तिल का ताड़ बना देते होंगे, जब आप तिल ढूंढ रहे हो। तो तिल का ताड़ बनाने में भी आप देर नहीं लगाते होंगे, है ना? और बना भी देते हैं। देखिए चाहे प्यार हो या जीवन के कोई भी रिश्ते हो, हमारे घर गृहस्थी में भी ऐसा होता है कि हम कई बार तिल का ताड़ बना देते हैं, है ना? तो तिल का ताड़ क्या है बताइए ना। कि जैसे किसी बात को आप बढ़ा चढ़ा के लंबा करके बोलते हैं, उसको खींच दिया, लंबा खींच दिया, बात छोटी सी थी। हाँ, छोटी सी थी कि भाई
ये तुमने किया तो क्यों किया, कब किया, कैसे किया, और क्या जरूरत थी करने की। तो उसकी मतलब क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाले जो होते हैं ना, क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछते वही जैसे मैंने अभी कहा कि मेरी माँ ने एक छोटा सा काम बताया और मैंने तिल का ताड़ बना के कहानी लिख डाली। वही चीज होती है, क्योंकि तिल का जो दाना होता है बहुत छोटा होता है और ताड़ का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, यानी आप नीचे से शुरुआत करेंगे तो ऊपर तक पहुंच जाएंगे। और जैसे अक्सर होता ही है कि माँ कहती कि ना कि सिर्फ कहा कि कमरे की सफाई कर लो, अब वो नाराज हो गए कि मुझे तो कह दिया पूरे घर की सफाई कर लो, मतलब एक कमरे की बात ही तो उन्होंने पूरा घर लपेट दिया। हम छोटी सी बात तिल का ताड़ बना देते हैं। कई बार दोस्ती में भी होता है मंजरी, हम बात समझ नहीं पाते कि सामने वाले ने किस अर्थ में कही, या हम किसी और भाव में ले लेते हैं बात को और तिल का ताड़ बना देते हैं, और ऐसे में क्या होता है, संबंध खराब हो जाते हैं। तो ये चीज बहुत ध्यान रख, मतलब दोस्ती के बीच जो हल्की सी मजाक की बात होती है उसको समझना चाहिए। और कई बार अगर आप तैश में वही बात कहते हैं तो वो फिर बिगड़ जाती है। कई बार हमारा स्वभाव ऐसा होता है कई लोगों का कि वो हमेशा तैश में ही रहते हैं। आप उनसे सीधे साधे तरीके से भी बात कहेंगे ना तो वो आपको बिल्कुल तैश में आकर उसका जवाब देंगे और तिल का ताड़ बन जाता है। और मंदाकिनी जी, एक जैसे हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो परीक्षा में गए एग्जाम देने, तो कोई भी सवाल गलत हो गया, अब घंटों आके घर में बैठ गए, अब सवाल गलत हो गया तो इस पे नंबर पता नहीं कितने मिलेंगे, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मतलब भूमिका बनाया जा रहा है। वो तिल का ताड़ मन ही मन बना लेते हैं, तिल का ताड़ भी बना लेते हैं लोग। बिल्कुल सही बात। ये कमजोरी है हमारी कि हम बात बात पर बिफर जाते हैं, बात बात पर क्रोधित हो जाते हैं, बात को समझते नहीं, स्थिति को संभालने की बजाय उसको बिगाड़ने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो तिल का ताड़ बनेगा ही। ये कहीं भी हो सकता है, कैसी भी स्थिति में। ये जो स्थितियां होती है ना तिल के ताड़ बनाने वाली, अगर लगातार हम मंथन इसी एक छोटी सी बात को रात भर खींच रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं रोगग्रस्त भी हो सकते हैं। बिल्कुल, ये भी ध्यान रखना। ये तो मानसिक आप बीमार होंगे। ये आदि बीमारियां जो हमारी मानसिक हैं वो इसी वजह से कि हमने कई बातों को अपने दिल दिमाग में बैठा लिया है। और क्या होता है, मैं तो ये समझती हूँ मंजरी, चाहे हम ऑफिस में काम करते हैं, चाहे घर में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, या कहीं भी जाते हैं, बात को वहीं खत्म कर देना चाहिए, है ना। कई बार मान लो तुमने मुझसे कोई बात कही, मैंने तुरंत जवाब दे दिया, फिर तुमने जवाब दे दिया, फिर मैंने अगले दिन आकर फिर तुम्हें जवाब देने की सोची, या किसी दिन उसको फिर से बात को उठाया, तो तिल का ताड़ बनाते बनाते हम कहाँ से कहाँ। मुझे तो लगता है कि मौन धारण कर लो, अगर कोई कुछ भी कह भी रहा है तो आप मौन की तलवार अपने निकाल लीजिए, बैठ जाइए। हाँ, नहीं, अगर आपको कहना है किसी को, कोई गलत आपसे बात कर रहा है, उसका जवाब देना भी जरूरी होता है। हर बार मौन भी क्या होता है, आपकी स्वीकृति हो जाती है, मौन स्वीकृति। उनको लगता है कि भाई यही गलत है, हाँ, इन्होंने स्वीकार कर लिया इसलिए चुप हो गए हैं। वो आपकी शालीनता को, आपकी गरिमा को कमजोरी समझ लेते हैं, जो अक्सर हम फेस भी करते हैं, या आपके पास जवाब नहीं है। तो देखिए ना कि हमारे जो श्रोता लोग हैं उन्होंने क्या लिख कर बताइए साथी में। एक लिखते हैं कि नमस्ते मंजरी जी और मंदाकिनी जी, तिल का ताड़ बनाना एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है जिसका अर्थ है साधारण या छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना या उसे बेवजह बड़ा बना देना। ये मुहावरा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो मामूली बात को भी तूल देकर उसे मुसीबत का रूप दे देते हैं। ये राई का पहाड़ बनाने के समानार्थक है, इन्होंने लिखा है। बिल्कुल सही कहा। हम कहते हैं ना, राई का पहाड़ बना दिया आपने, तो बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो सखी सहेली में प्यारी सखियां मंदाकिनी जी और मंजरी जी आई हैं, तो प्रोग्राम मुझे अच्छा ही लगेगा। दोनों मेरी प्रिय है और मेरी बात को लेकर तिल के ताड़ मत बना देना प्लीज। लेकिन वही मैं कहने वाली थी कि दोनों मुझे प्रिय हैं भाई, तिल का ताड़ या राई का पहाड़ बनने वाला है। इनके इस संदेश का तिल का ताड़ हम तो नहीं बनाएंगे, लेकिन जो और सखियां सुन रही होंगी ना वो बना देंगी। अच्छा, कि मंदाकिनी और मंजरी आपकी विशेष प्रिय है, तो भाई हम इसको राई का पहाड़ बनाने वाली है ना। अभी देखो, अब तुम राई का पहाड़ मत बना देना, क्योंकि मैं छोटा सा अंतराल लेने वाली हूँ।
छोटे से अंतराल के बाद हम फिर से उपस्थित हैं। बताइए क्या कह रही थी आप? और देखिए, हम ये कह तो नहीं रहे थे, लेकिन हम संदेश में उनकी बातें पढ़ रहे थे, तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि तिल का ताड़ बनाना यानी छोटी सी बात को बड़ा रूप देकर उसे विवादग्रस्त बना देना। अक्सर देखा जाता है कुछ लोग जानबूझकर छोटी छोटी सी बात को बड़ा रूप दे देते हैं, जिससे माहौल बहसनुमा बन जाता है। ऐसे समय पर सबसे अच्छा उपाय यही है कि तिल का ताड़ बना रहा है, मतलब जो भी बना रहा है उसे समझाने का प्रयास बिल्कुल भी ना किया जाए, बल्कि जरूरी हो तो ही जवाब दे, अन्यथा बहस में पड़ने से पहले ही उस स्थान को छोड़ देना उचित है। बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज मुहावरों की दुनिया में घूमने का मंगलमय मंगलकारी दिन मंगलवार है। चलो इस बात पर वादा करते हैं कोई तिल का ताड़ नहीं बनाएंगे, मतलब कोई बात बड़ा चढ़ाकर नहीं कहेंगे, यानी राई का पहाड़ नहीं बनाएंगे। तिल का दाना बहुत छोटा होता है, जबकि ताड़ बहुत लंबा यानी ऊंचा। वैसे तो राई का पहाड़ बनाना भी आसान काम नहीं है, फिर भी कुछ लोग इस कारीगरी में बड़े पारंगत होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और एक लिखते हैं कि तिल का ताड़ बनाना हिंदी मुहावरा है, जिसका अर्थ है साधारण सी या छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। ये मुहावरा उस अति प्रतिक्रियाशील व्यवहार को दर्शाता है जहां मामूली बातों को अनावश्यक रूप में महत्व दिया जाता है। बेवजह तिल का ताड़ बनाना तुम्हारी आदत बन गई, ये ज्यादातर झगड़ा लड़ाई क्लेश फैलाने वाले व्यवहार पर किया जाता है। अक्सर पति पत्नी में होता है ना, बात यही होती है कि अरे मैंने कुछ कहा नहीं, तुम तो तिल का ताड़ बना देते हो, तुमने राई का पहाड़ बना के रखा हुआ है, पहाड़ बना दिया। तो इस तरह की बात घर में जब इस तरह की बहस होती है भाई बहनों में, पति पत्नी के बीच में या अन्य रिश्तों में, तो ये बातें कही जाती हैं। वही एक श्रोता कहते हैं कि मुहावरों की दुनिया तिल का ताड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाने का मतलब किसी छोटी बात को बहुत बड़ा करके पेश कर देना। हम सब अपने अपने जीवन में करते भी हैं, अपने परिवार में करते हैं। परिवार की छोटी मोटी बातों को, ये जीवन में हुई छोटी मोटी बातों को दिल का तार बनाकर एक दूसरे के साथ रूठ जाते हैं और एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कहते, और कहते हैं कि ये कहावत हमारे जीवन के उस अनुभव को दर्शाती है जो हमारे साथ अक्सर होती है। और ये कहावत इसी मामलों में उपयोग की जाती है कि कहावत कर देखें, तिल का ताड़ बनाना कोई छोटी बात तो है नहीं, लेकिन हमें छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बनाकर पेश नहीं करना चाहिए। और इसके साथ एक साथी लिखते हैं कि छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करना यानी मामूली समस्या को बहुत बड़ी समस्या बना देना। उसने मेरी एक छोटी गलती पर इतना हंगामा किया जैसे मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, बिल्कुल तिल का ताड़ बना दिया। यानी सरल शब्दों में ओवर रिएक्ट करना या छोटी सी बातों को अननेसेसरली बड़ा बनाना इन्होंने लिखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल और एक बड़ा छोटा सा उन्होंने कुछ जीन्स वीन्स डाल के लिखा था, तो मैंने ले लिया, पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार। क्या बात है, इसमें तिल का ताड़ तो नहीं बना कहीं? अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का छोटी सी बात या मामूली बात को वही बड़ा चढ़ाकर पेश करना, बतंगड़ बनाना बात का। ये मुहावरा किसी सामान्य घटना को अनुचित रूप से बड़ा बनाकर पेश करने की आदत को दर्शाता है ना? हाँ। और आगे लिखते हैं, छोटी सी बात को बहुत बड़ा करना उनकी आदत है, हर बात पर तिल का ताड़ बनाने की। इसके साथ कोई अपनी समस्या साझा नहीं करता, मतलब राई का पहाड़ बनाना, बात को बतंगड़ बना देना। जब कोई व्यक्ति छोटी सी गलती या मामूली समस्या पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देता है, तब ये मुहावरा इस्तेमाल हो जाता है। और इसी तरह एक लिखते हैं कि तिल का ताड़ बनाना, ये मुहावरा मानवीय स्वभाव में उस प्रवृत्ति को दर्शाता है जहां लोग साधारण घटनाओं को सनसनीखेज बनाकर पेश करते हैं। अक्सर छोटी मोटी गलत फहमियों को जब तिल का ताड़ बनाया जाता है तो वे बड़े विवादों या झगड़ों के रूप में ले लेती हैं। और इसका एक अन्य प्रसिद्ध समानार्थी मुहावरा राई का पहाड़ बनाना है, इन्होंने लिखा है। बिल्कुल। तो और एक श्रोता कहते हैं कि माघ महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को गणेश जी की पूजा में हमारे घरों में तिल का और गुड़ के मिश्रण से पहाड़ बनाया जाता है, जिसे तिल का पहाड़ कहते हैं। क्या बात है। और तिल का ताड़ बनाने वालों के बारे में मत ही पूछे तो बेहतर है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो छोटी छोटी बातों को इतना बढ़ा देते हैं कि संभालना ही मुश्किल हो जाता है, यानी एकदम च्युइंगम की तरह खींच देते हैं बातों। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसी स्थितियां अक्सर हम फेस करते हैं मंजरी, कि जहां पर हम फिर उस हिसाब से बचना पसंद करते हैं। जब हमें लगता है कि सामने वाला इंसान बात बात पर तिल का ताड़ बना देगा या राई का पहाड़ बना देगा, तो उससे बचना ज्यादा अच्छा है। वो मतलब नजरों में फिर अच्छा नहीं लगता। वो बार बार अगर ऐसी बात कोई करता है तो सब लोग उससे थोड़ा दूरी बना लेते हैं। हाँ, देखो, एक व्यक्ति ने एक श्रोता ने लिखा है, कुछ व्यक्ति जो थोड़े झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, वे किसी की कोई छोटी सी बात को पकड़कर उसमें अपना भी कुछ जोड़ तोड़ कर नमक मिर्च लगाकर एक छोटी सी बात को तूल दे देते हैं
और दूसरों को बताते हैं और लड़ते और झगड़ते हैं। और एक साथी लिखते हैं कि तिल का ताड़ तो सबसे अधिक सोशल मीडिया पर बनाया जाता है। आपने कुछ ऐसी बातें लिखी जो कटु सत्य होती, पर जिन्हें ट्रोल करना है, जिन्हें क्लेश फैलाना है, इस पर चढ़कर तिल का ताड़ शब्दों को तोड़ मरोड़ कर संधि विच्छेद करके उसका आशय करके डालते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी। इसलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया की हर बात को जो है दिल से नहीं लगाना है और उन खबरों को सच नहीं मानना है, क्योंकि बहुत सनसनीखेज बनाकर पेश किया जाता है बातों को, और कहां से कहां बात पहुंचा दी जाती है। तो चलिए हम एक गीत पहुंचा देते हैं तब तक सबके पास, वरना हमारे श्रोता तिल का ताड़ बना देंगे। तो जी पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। तुम संग जीवन ऐसे कटेगा जैसे धूप संग छाया, हाय कुर्बान जाऊं। सांवली हसीना दिल मेरा तूने छीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना। ऐ सांवली हसीना दिल मेरा तूने छीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना। एक झलक से मेरा मुकद्दर तूने आज चमकाया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। झूम के चलो तुम हो जाने जिंदगानी, पत्थर का भी कलेजा हो जाए पानी पानी। गर झूम के चलो तुम हो जाने जिंदगानी, पत्थर का भी कलेजा हो जाए पानी पानी। गोरे बदन पर काला आंचल और रंग ले आया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। हाँ, तो मंजरी अभी तक तो हमने बात की कि तिल का ताड़ कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीख ली, समझदारी भी सीख ली। ऐसा नहीं है कि हम खाली तिल का ताड़ ही बनाएंगे, हमने संदेशों से बहुत सारी चीजें भी सीख ली अच्छी अच्छी। हाँ बिल्कुल। और अब देखिए हम बात करने जा रहे हैं कि सखी विशेष में वंदना लूथरा के बारे में। वंदना लूथरा एक भारतीय उद्यमी और VLCC हेल्थ केयर लिमिटेड की संस्थापक है, जो एक सौंदर्य और कल्याण समूह है। अच्छा। वंदना लूथरा ने 1879 में नई दिल्ली में मुख्यालय वाले सौंदर्य और कल्याण केंद्रों की एक श्रृंखला के रूप में इसकी शुरुआत की। हाँ, ये 1989 है, 1989 में उन्होंने किया था जी। और उन्होंने 2014 में ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल की पहली अध्यक्ष नियुक्त उन्हें किया गया था।
और भारत सरकार द्वारा समर्थित ये पहल सौंदर्य उद्योग के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान भी करती है। और लूथरा जी ने ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल यानी BNWSHP की वो अध्यक्ष भी हैं, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एक पहल मानी जाती है। और इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, दृढ़ता और समाज की सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने के जज्बे से इसे साबित कर दिखाया। और वंदना का सपना था कि सौंदर्य एवं स्वास्थ्य उद्योग में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया जाए। एक साधारण ब्यूटी पार्लर को बदलने की इच्छा के साथ उन्होंने डॉक्टरों, पोषण विशेषज्ञों और तकनीकी प्रगति को शामिल किया ताकि सिर से पैर तक संपूर्ण समाधान प्रदान किया जा सके। तमाम चुनौतियों के बावजूद लूथरा ने अपनी कंपनी को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त ब्रांड बनाने में कामयाबी हासिल की है। बिल्कुल सही कहा। और 12 जुलाई 1959 यानी 1959 में नई दिल्ली में जन्मी वंदना लूथरा ने दिल्ली के महिला पॉलिटेक्निक से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। पोषण और सौंदर्य प्रसाधन में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वे यूरोप यानी जर्मनी भी गईं। उनके माता पिता उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा थे। अपने पिता जो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, उनके साथ उनके काम के सिलसिले में जर्मनी जाती थी। उनका सपना था कि जर्मनी के सुस्थापित स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को भारत में लाया जाए। तो उनकी जो मम्मी थी, उनकी जो माता थी, जो पेशे से आयुर्वेद चिकित्सक थी, वो एक धर्मार्थ संस्था चलाती थी। तो ऐसे अनुकूल माहौल ने उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित भी किया। जी। और वंदना ने 1989 यानी 1989 में नई दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में अपना पहला वंदना लूथरा कलर्स एंड कवर्स सेंटर एक छोटे से सैलून के रूप में शुरू किया था। ये ब्यूटी और वेलनेस सेंटर आहार, व्यायाम और वजन प्रबंधन कार्यक्रमों पर केंद्रित था। तब से उन्होंने एशिया और अफ्रीका में एक स्थायी व्यवसाय स्थापित किया है। बिल्कुल। और उनके सफर की शुरुआत की बात की जाए, जब महिलाओं को व्यवसाय चुनने में सहयोग नहीं दिया जाता था मंजरी, तब महिलाएं सोच भी नहीं सकती थी कि हम कोई व्यवसाय चुनकर बिजनेस वीमन बनेंगी। और समाज इतना प्रगतिशील नहीं था। वहीं महिला उद्यमी बहुत कम थी। पितृसत्तात्मक समाज था है और महिलाओं को घरेलू कामों तक ही सीमित रखा जाता था। इसलिए वंदना लूथरा को काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। और उन्होंने ये भी कहा कि कई लोग उनकी प्रगति को रोकना और उनके विकास को अवरुद्ध भी करना चाहते थे। उनके समय में फिटनेस, स्वास्थ्य और उचित पोषण के क्षेत्र में ज्ञान का अभाव था। तो वंदना ने जागरूकता फैलाने के लिए बहुत मेहनत की और बाद में अपने सिद्धांतों से लोगों को प्रभावित भी किया। जी। और उन्होंने चिकित्सा पेशे को स्वास्थ्य और कल्याण से जोड़ने में समय से बहुत आगे बढ़कर काम किया और इस अवधारणा को कायम रखने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अपनी यात्रा तब शुरू की थी जब उनकी 2 बेटियां पैदा हो चुकी थी, जिनमें से बड़ी केवल 3 साल की थी। इस प्रकार उन्होंने अपने पेशेवर काम और निजी जीवन में बहुत अच्छा संतुलन बनाए रखा। वंदना ने बताया कि उनके पति मुकेश लूथरा ने उनके हर लक्ष्य को हासिल करने में हमेशा उनका साथ दिया। और उनकी एकाग्रता, दृढ़ संकल्प और अपने अनूठे विचार पर विश्वास से उभरती हुई महिला उद्यमी सीख ले सकती हैं। और ये पुरुषों के लिए भी एक सबक है कि वे अपनी महिला समकक्षों का समर्थन करें। अपनी अनूठी सोच के कारण लूथरा को शुरुआती दौर में ही सफलता मिल गई, लेकिन उनकी प्रचार प्रसार की तकनीकों ने उन्हें और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने अपने स्टार्टअप को एक क्लिनिक की तरह माना और उसी तर्ज पर उसका प्रचार किया। उन्होंने डॉक्टरों के साथ घंटों काम किया और अपने ग्राहकों को शानदार परिणाम प्रदान किए उन्होंने। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और आज भारत में सबसे बड़े पैमाने पर अगर बात की जाए तो परिचालन करती हैं वो और सौंदर्य और स्वास्थ्य उत्पादों और सेवाओं की व्यापक श्रृंखला के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त जो है कार्य भी कर रही हैं। और अगर वर्तमान की बात की जाए तो एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी अफ्रीका के 14 देशों में 330 से अधिक स्थानों पर उनकी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। और इसके पास व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों के लिए कंपनी के स्वामित्व वाली 3 बड़ी बड़ी इकाइयां हैं। बिल्कुल। और ये सुस्थापित कंपनी घर में उपयोग के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों के साथ साथ 170 प्रकार के बाल, त्वचा और शरीर की देखभाल के उत्पादों का निर्माण और विपणन करती है। व्यवसाय के अलावा एक कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान का भी संचालन करता है। और वर्तमान में इसके 54 शहरों में 79 परिसर यानी 79 के आसपास उसके परिसर है। और वर्तमान में 30 से अधिक देशों के 4,500 कर्मचारियों का एक
परिवार है। क्या बात है। और सफल महिला संस्थापक अपने सभी कर्मचारियों से संपर्क बनाए रखने का पूरा प्रयास करती हैं। आप महान उद्यमी ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल की अध्यक्षा भी हैं। उन्होंने कंप्लीट फिटनेस प्रोग्राम और एक गुड लाइफ नाम की 2 किताबें लिखी हैं। लूथरा एनजीओ की उपाध्यक्ष भी हैं और जो टेली मेडिसिन केंद्र में 3000 बच्चों के लिए मध्याह्न का दोपहर भोजन सुविधा वाला एक उपचारात्मक विद्यालय और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र जैसी परियोजनाएं चलाती हैं। यानी बच्चों के लिए भी वो दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाती हैं। और चैरिटेबल ट्रस्ट की तो संरक्षक हैं ही। उन्होंने नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के विकलांग और गैर विकलांग बच्चों को समान संख्या में एक साथ शिक्षित करने की अवधारणा को अग्रणी बनाया है और ये ट्रस्ट अब 800 से अधिक बच्चों वाले 2 स्कूल चलाता है। तो पुरस्कार और सम्मान भी दिए जाते हैं। साथ ही व्यापार और उद्योग में उनके योगदान के लिए 2013 में पद्मश्री, भारत का 4था सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, उससे उन्हें सम्मानित भी किया गया है। और अब मंजरी, हम एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं। तो इस अंतराल के बाद सभी हमारे सखी और सखाओं का स्वागत है। तो हम बात क्या कर रहे थे? उनके पुरस्कारों की बात कर रहे थे। तो वर्ष 2010 में एंटरप्राइज एशिया वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड भी आपको मिला। फोर्ब्स एशिया 2016 की एशिया प्रांत क्षेत्र की 50 शक्तिशाली महिला व्यवसायियों की वार्षिक सूची में 26वें स्थान पर, जिसमें एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। और 50 महिलाओं में से वे केवल 8वें स्थान पर थी, भारत से थी। क्या बात है। और फॉर्च्यून पत्रिका की भारत में व्यापार जगत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची में उन्हें 2011 से 2015 तक लगातार 5 वर्षों तक शामिल भी किया गया था। कितनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने, बहुत बड़ी उपलब्धि, नाम कमाया। तो हाँ। इनकी चर्चा करने का उद्देश्य यही है कि हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं छुपे, शौक होते हैं जिन्हें हमें उभारना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, आप अपनी आत्मशक्ति को पहचान लेंगी तो आप भी दूर नहीं हो सकती उस व्यवसाय से जो आप करना चाहती थी या आपके मन में था। कुछ छोटा सा उद्योग भी हो सकता है और धीरे धीरे वो इतना बड़ा रूप भी ले सकता है, जैसा कि वंदना लूथरा साहब जो साहिबा हैं उनका नाम हुआ है, वैसे हो सकता है आपका भी। तो अपनी शक्ति को पहचाने और अपने जो शौक हैं उनको पूरा करें। बिल्कुल, और हम अपने शौक को पूरा करें इस गीत के साथ। जी आजा पिया तो है प्यार दूं, ओ गोरी भैया तो पे वार दूं, किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ अखियों में प्यार, किस लिए हो, आजा पिया तो है प्यार दूं, ओ गोरी भैया तो पे वार दूं।
से सिर्फ हम रेडियो वालों का ही ताल्लुक नहीं होता। गायक, नाट्य कलाकार, प्रोफेसर, टीचर, जाने कितने लोग हैं जिनके लिए बहुत मायने रखती है आवाज। पर कैसे करें आवाज की देखभाल, ये है सबसे बड़ा सवाल। विविध भारती कर रहा है एक खास वर्कशॉप का आयोजन, मैं और मेरी आवाज। इस वर्कशॉप में ईएनटी और वॉइस केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलिंद भोई बताएंगे कैसे करें अपनी आवाज की देखभाल। बहुत शुक्रिया। इस आयोजन में विशिष्ट अतिथि हैं कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी के संगीतकार आनंद जी और मुख्य अतिथि जाने माने वॉइस ओवर आर्टिस्ट हरीश भिमानी। तो जरूर आइए 25 फरवरी को दिन में 2 बजे आकाशवाणी ऑडिटोरियम, चर्च गेट, मुंबई में। ध्यान रहे 25 फरवरी दिन में 2 बजे, स्थान आकाशवाणी ऑडिटोरियम, चर्च गेट, मुंबई। प्रवेश निशुल्क, किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं। हम इंतजार करेंगे। तो देखिए, हम लोग आज बात करने वाले हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के बारे में। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस भारत में प्रतिवर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है और ये दिवस देश की राजस्व प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिन का आयोजन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम CBIC द्वारा किया जाता है, जो भारत में अप्रत्यक्ष करों के प्रशासन का प्रमुख निकाय है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क भारत सरकार के लिए अप्रत्यक्ष कर संग्रह का एक प्रमुख साधन रहा है। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है मंजरी, ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। और हम बहुत कम चर्चा करते हैं इन विषयों पर और बहुत गंभीर विषय हैं ये। तो ये जो भारत सरकार द्वारा देश में निर्मित वस्तुओं पर लगाया जाता है, इसे एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। हालांकि पेट्रोल, डीजल और शराब जैसे कुछ उत्पाद अभी भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क के दायरे में आते हैं। और तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस का ऐतिहासिक महत्व भी माना गया है। यानी 24 फरवरी 1944 को सेंट्रल एक्साइज एंड साल्ट एक्ट लागू किया गया था और इसी कानून के माध्यम से देश में उत्पादित वस्तुओं पर कर लगाने की व्यवस्था स्थापित हुई। और इस कानून ने स्वतंत्रता से पूर्व और बाद में भारत की आर्थिक संरचना को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जी, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क वो कर था जो देश में निर्मित वस्तुओं पर लगाया जाता था। ये सरकार के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत था। इस कर से प्राप्त राजस्व का उपयोग देश के विकास कार्यों जैसे सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रक्षा आदि में किया जाता था। वर्ष 2017 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST लागू होने के बाद अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को इसमें समाहित कर दिया गया, जिससे कर प्रणाली अधिक सरल और पारदर्शी बनी। हाँ बिल्कुल। और इस दिवस के अवसर पर जो है बहुत सारे कार्यक्रम, संगोष्ठियां और जागरूकता अभियान भी आयोजित किए जाते हैं। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो यही है कि करदाताओं को कर नियमों के प्रति जागरूक करना और ईमानदारी से कर भुगतान के लिए प्रेरित करना होता है। साथ ही जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी हैं उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। जी, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हमें ये संदेश देता है कि देश के विकास में करों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें कर नियमों का पालन करना चाहिए और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा एकत्रित राजस्व का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र की अन्य योजनाओं में किया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क गरीबी और निरक्षरता को समाप्त करके बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिससे देश एक स्वस्थ और विकसित देश बन सके। बिल्कुल सही कहा। इस महत्वपूर्ण दिवस के लिए हमें विचार और मंथन करना बेहद जरूरी है। और फिलहाल तो हम एक गीत सुन लेते हैं। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत,
तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। खूब चेहरा है तेरा, दोनों जहां है पागल, सामने तेरे है फीका वो हंसी ताज महल। तेरी जुल्फों ने सनम दिल मेरा बांध लिया, तूने ऐ जाने सितम प्यार का जाम दिया। जुल्फ की हम जमा जंजीर लिए फिरते हैं। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। ये तो दुनिया है यहाँ एक नहीं लाख हंसी, जो अदा देखी है तुझ में वो किसी में भी नहीं। सामना तेरा जब होगा तो कयामत भी होगी, आंख जब तुझसे मिलेगी तो मोहब्बत भी होगी। प्यार की हम अजब तासीर लिए फिरते हैं। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। चांदनी रात भी जालिम तेरी परछाई है, और सूरज ने तेरे गालों से चमक पाई है। गर तुझे देख ले कश्मीर तो शर्मा जाए, और फरिश्ता जो अगर देख ले ललचा जाए। हम नए रंग की एक हीर लिए फिरते हैं। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। भाई मंजरी, तुम जब कॉलेज गई होंगी किसी ने गाना गाया क्या तुम्हारे लिए, तुम्हारे तेरे चेहरे से नहीं मिलती किसी की सूरत? बेहद अफसोस। आपने एकदम मतलब दिल दुखाने वाली बात कर दी। किसी ने आज तक ये गाना नहीं गाया। क्यों? उसकी वजह भी तो पूछिए। हाँ बताइए। क्योंकि हमारा गर्ल्स कॉलेज था। ओहो, तभी। और है ना, जब हमारी मंदाकिनी जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो भाई ये चीजें हो जाती हैं। कॉलेज में तो मस्ती के दिन रहती हैं, लेकिन जो गर्ल्स हमारी साथियां सखियां थी ना, वो नहीं यहाँ नहीं पढ़ना, दूसरे उसमें पढ़ना है। तो जब चली जाती थी, जब आके कभी मिलती तो किससे सुनाती थी, फिर हम लोग उनकी खिंचाई करते थे। मतलब उनकी बातों का तिल का ताड़ बना देते थे। अच्छा, वो को एजुकेशन में चली गई होंगी और आप लोग गर्ल्स कॉलेज में रह गए। अच्छा, तो जलन आप लोगों को होती थी। फिर हम लोग को जलन होती थी, तो हम लोग खूब उनका मजाक बनाते थे जरा सी बात। तो ये तो कॉलेज की किस्से, ये कॉलेज की किस्से हैं। देखिए, को एजुकेशन में हम भी पढ़ते थे और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब याद करते तो हंसी भी आती है कि अच्छा, कॉलेज के दिनों में ऐसा भी होता था, है ना। मीठी मीठी शरारतें होती थी और उस दौर की वो बातें हैं, उस दौर में अच्छी भी लगती थी। लेकिन आज जब हम बड़े हो जाते हैं तो उस दौर की बातों पर हमें एक लगता है कि बचकानापन था, लेकिन नहीं, वो उस दौर में अच्छी होती है। जैसे अब जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके दिनों की जो इन दिनों वो महसूस कर रहे हैं, वो हम शायद अब महसूस नहीं कर पाते। बिल्कुल। और कॉलेज के बाहर जब हम निकल के जरा जो इंटरवल का टाइम होता था, उसमें निकल के बाहर जो ठेले वेले लगते थे, उस पर जाके फटाफट खा के भाग के
लेके आना, तो उसका भी एक अलग मजा था। वाकई कॉलेज के दिनों में कैंटीन में बैठना बहुत अच्छा लगता था और खूब चीजें खाई जाती थी। आज जैसे फास्ट फूड तो उस जमाने में थोड़ा नहीं मिला करते थे, लेकिन जो भी तली हुई चीजें थी हम लोग खाया करते थे, मुंह पे मुहार से चेहरे निकल आई थी फुंसियां, और तब जो है मम्मी की फटकार भी सुननी पड़ती थी कि तुम जो ऐसी चीजें खाते हो जिससे तुम्हारे चेहरे में दाने निकल आते हैं, है ना, फुंसियां निकल आती हैं। कॉलेज के अनुभव में सारे ग्रुप के साथ में जाके स्टूडियो में जाके फोटो खिंचाना, बंक मार के, वो भी एक अलग है। और बंक मार के पिक्चर देखना, ये भी बहुत एक अलग बात होती है। हालांकि अच्छी बातें नहीं होती, लेकिन ये कॉलेज के समय की हर एक के जीवन में आती है कि पहला शो देखना है। मम्मी से घर में परमिशन मिली नहीं तो भाग गए वहां से, फ्रेंड्स के साथ में चले गए पिक्चर देखने। लेकिन जब पता चल जाता तो घर में डांट भी पड़ती थी बिना बताए। मेरा किस्सा नहीं है। हाँ, ये ऐसे होते हैं। हम नहीं जा पाए, मुझे भी याद है कि बिना बताए नहीं जा पाए हम कभी कहीं किसी पिक्चर हॉल में, या ऐसा माहौल नहीं था यूं कह सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कॉलेज के हमारे जो खासतौर से जब हॉस्टल में पढ़ते हैं बच्चे, उनके साथ अक्सर ऐसी चीजें हो जाती हैं। हमारे ग्रुप में अक्सर यही होता था कि हम तो भी नहीं जा सकते थे क्योंकि परमिशन ऐसी थी नहीं होती, लेकिन साथ में लड़कियां और जाती थी। हम लोग कहते थे अच्छा नहीं कुछ नहीं तो कम से कम किस्से सुना दो, नहीं तो फिल्म की स्टोरी सुना दो, गाने सुना दो। हम फिल्म देख लिया करते थे। तो देखते हमारे साथियों ने क्या लिखकर भेजा, बताइए हम देख लीजिए। हाँ, एक श्रोता लिखते हैं कि कॉलेज का वो दौर, यानी मेरे लिए 1990 से 1995 तक का वो सुनहरा दौर, स्कूल से निकलकर कॉलेज के एडमिशन की खुशी का एहसास अलग ही होता है। कुछ नए तो कुछ स्कूल के पुराने मित्र और नए प्रोफेसरों के बीच एक आत्मीय रिश्ता बन जाता है। 5 साल की कॉलेज लाइफ में किसी भी प्रोफेसर या साथी छात्र से मेरा किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं हुआ। आज उन प्रोफेसरों में से कुछ तो हमेशा के लिए बिछड़ गए, लेकिन कुछ दूसरे शहरों में रहकर आज भी उतना ही स्नेह रखते हैं और समय समय पर उनसे मुलाकात होती रहती है। कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग नहीं लिया, लेकिन कार्यक्रम में संभालने की जिम्मेदारी मेरे ही ग्रुप को सौंपी जाती थी। वॉलीबॉल का प्लेयर होने के नाते कॉलेज की टीम का अहम खिलाड़ी रहा और अन्य जिलों में खेलने जाने का अवसर मिला। आज भी सुबह शाम अपने कॉलेज की तरफ टहलने जाता हूँ तो एक बार याद करके फिल्म की रील की तरह सारी बातें दिलो दिमाग में घूम जाती हैं। क्या बात है। और इसी तरह एक साथी लिखते हैं कि कॉलेज के अनुभव, एक दिन कॉलेज पहुंचते ही एक हमारी स्कूल में पढ़ने वाली सहेली पास आई और बोली आज तो फिल्म चलेंगे सलमान खान की और तुम चलो, 4-5 लड़कियां जा रही हैं। हमने मना कर दिया और बोला घर पर समय पर पहुंचना है, माँ खाने के लिए इंतजार करती हैं। बोली कोई बात नहीं, एक दिन ही तो जा रहे हैं, घर पहुंचकर बता देंगे फिल्म गए थे। बहुत मना करने के बाद भी जब वो नहीं मानी तो मुझे जाना पड़ा। मन में डर भी था कि बिना बताए फिल्म देखने जा रहे हैं और वो भी कॉलेज से। जैसे तैसे फिल्म खत्म हुई और घर पहुंचे तो डरते हुए माँ को बताया कि आज फिल्म देखने चले गए थे, इसलिए देर हो गई। माँ ने डांटा नहीं और बोली ठीक है अगली बार बिना बताए मत जाना। हम खुश हो गए कि चलो हमें डांट नहीं पड़ी। कुछ दिन बाद एक दिन माँ ने बातों बातों में बताया कि जिस दिन तुम फिल्म देखने गई थी उस दिन तुम्हारे भैया भी गए थे और उन्होंने तुम्हें टॉकीज में देख लिया था। उन्होंने मुझे बता दिया था। अब मैं सोच रही थी कि अच्छा हुआ मैंने झूठ नहीं बोला, नहीं तो मेरी उस दिन खैर नहीं थी। छोटे शहरों में ये बड़ी समस्या रहती है कि या तो आपके भाई बैठे होंगे या भाई के दोस्त बैठे होंगे, तो आप किसी गली मोहल्ले से निकली या कुछ चाट पकौड़ी खा रही हैं, पकड़ में आ जाते हैं। पकड़ में आ जाते हैं। आपके घर के आसपास के पड़ोसी कहीं मिल जाते हैं, कोई अंकल मिल जाते हैं, आंटियां मिल जाती हैं और बता देती हैं कि आप कहाँ खड़े होकर चाट पकौड़ी खा रहे थे, कहाँ सहेलियों के साथ घूम रहे थे। बिल्कुल। हाँ, छोटे शहरों में यही होता है और ध्यान भी रखा जाता है ना कि वो हमारे ही गली की बच्ची है, वो फलाने की घर की लड़की अच्छा वहाँ खा रही थी, कॉलेज में गई, फिर इधर बाहर भाग रही है, तो सारी बातें नोटिस हो जाती है। बड़ा होता है। हाँ, एक श्रोता लिखते हैं कि कॉलेज में बिताए समय जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक है। स्कूली जीवन से बिल्कुल अलग होता है। क्लास अटेंड करने की पाबंदी नहीं। हमारे समय में तो एजुकेशन कॉलेज होते थे। हमने जब 1976 में कॉलेज में एडमिशन लिया तो लड़कों को देख बहुत सहमे रहते, साइकिल से कॉलेज जाते। जब देखो तब साइकिल की हवा निकलती, लेकिन अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज टाइम बहुत अच्छे से निकाला। कॉलेज कैंटीन में बैठकर खाए आलू के कोफ्ते, कॉलेज के वार्षिकोत्सव पर होली पर दिए गए टाइटल आज भी याद आते हैं, जिसे होली के बाद कॉलेज की दीवारों पर चिपका दिया जाता था और सब अपने अपने टाइटल पढ़कर बहुत हंसते थे। कॉलेज में होने वाले चुनावों में प्रचार उम्मीदवारों का दी जाने वाली पार्टियां आज भी याद आती है। मुझे तो लग रहा है कि जो होली पर टाइटल लिखे जाते थे, अगर उनको याद होता है 1-2 लिख देते तो कितना मजा आता है आज पढ़ने में। हाँ। वो दिन याद आ जाते। और एक लिखते हैं कॉलेज के दिनों में खूब मौज मस्ती की, लेकिन उतना ही ज्यादा मम्मी के हाथ का बना खाना और घर वालों को मिस किया। मैंने सोचा मम्मी के हाथ की मार खाई, हॉस्टल में होंगी या बाहर पढ़ती होंगी ना। हाँ, तो फिर वही होता है। तो इसके साथ ही एक लिखते हैं कि कॉलेज के जमाने में अमिताभ बच्चन जी की फिल्म आई तो लड़का लड़की दोनों की हिप्पी कट बाल और 40
45 इंच की मोरी की बेल बॉटम आ गई। हाँ सही बात है। एक लड़के ने पीछे से लड़का समझ के लड़की के कंधे पर हाथ रख दिया। कॉलेज में काफी हंगामा हुआ, मारपीट तक मामला पहुंच गया। लड़के ने माफी भी मांगी और लड़कियों को प्राचार्य ने सलवार कुर्ता पहनाने का निर्देश दिया। सही बात है, ऐसे हिप्पी कट रख लोगे तो फिर यही होगा, है ना। हाँ हाँ। और एक लिखती, कॉलेज के दिन मेरे लिए खास थे। उस टाइम मैंने ब्लड डोनेशन बहुत बार किए थे और एनएसएस के कैंप किए थे। एनएसएस के कैंप ज्वाइन बहुत करते थे स्कूल स्टूडेंट जो है। और एक श्रोता लिखते हैं कि कॉलेज का मेरा अनुभव मुस्कान भरी शुरुआत से आंसू भरी विदाई तक का खूबसूरत सफर है। ये हमें परिपक्व बनाता है, भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। मेरे लिए मेरा कॉलेज जीवन मेरे व्यक्तित्व के निर्माण की वो नींव है जिसे मैं सदैव अपने सबसे अनमोल यादों में संजो कर रखूंगी। कॉलेज का वो पहला दिन हमेशा याद रहता है। नए चेहरे, बड़ा कैंपस, अपनी पसंद के विषय पढ़ने का उत्साह, मन में एक अलग ही उमंग, सीनियर से मिलना, नए कैंटीन का स्वाद, पहली बार बिना किसी ड्रेस कोड के अपनी पसंद का कपड़ा पहनना, एक सुखद एहसास। वार्षिकोत्सव, मेरा स्टेज पर डांस और गाने की कंपटीशन मेरा प्रथम आना आज भी रोमांचक एहसास कराता है। साड़ी की थीम पर एक्ट्रेस राजश्री की साड़ी स्टाइल जैसा मेरा साड़ी बांधना तो उस जमाने में बहुत पॉपुलर हो गई थी मैं। कॉलेज का टाइम जिंदगी का मानो एक सुवर्ण युग था। आज भी मन जैसे कह देता है कोई लौटा दे मेरे बीते हुए। क्या बात है। तो उसमें क्या है मंदाकिनी जी, आज भी उसी स्टाइल में, उसी उन्हीं पुरानी एक्ट्रेस के स्टाइल में साड़ी वाड़ी पहन के बढ़िया से अपने मन को बहला लेना चाहिए। फोटो खींचे, रील बनाइए। फिलहाल तो एक गीत सुन लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गीत सुनना चाहती हैं तो क्यों ना एक दो और पढ़ लें। हाँ ठीक है। तो देखिए, हमारे साथी लिखते हैं कि कॉलेज जाना उत्साहपूर्ण रहा पर वैसा मन नहीं लग पाया जो स्कूल के दिनों में था। बस खुशी इस बात की थी कि ड्रेस नहीं पहनना था, रंग बिरंगे डिजाइनर कपड़े और खुलकर फिल्म और उपन्यासों के बारे में बात करना। उस जमाने में तो हम बस से ही आते जाते थे। महिला कॉलेज में साड़ियाँ, ड्रेसों की बात, फिल्मों की बात, और जिनका बोरिंग लेक्चर हो उनके क्लास छोड़ देना, यानी ये महिला कॉलेज यानी लखनऊ की बात चल रही है। और कॉलेज की ग्राउंड में बैठकर उपन्यास पढ़ना, फिल्मी किताबें पढ़ना और गॉसिप और अफेयर की बातें। हमारी हालत खूंटे से बंधे हो गाय के समान हो गई थी जो रस्सी तुड़ाकर खुले मैदान में घूम रहे थे। फर्स्ट ईयर में जब नंबर कम आया तो पढ़ाई में मन रमाना पड़ा। सही बात है। पहला साल तो ऐसे ही जाता है, फिर अगले साल फिर कॉन्शियस हो जाते कि नहीं भैया पढ़ने आए हैं। हाँ, मौज मस्ती करने नहीं आए हैं। जब नंबर कम आते हैं ना तब समझ आता है कि अरे हमने ये साल यूं ही गंवा दिया है। एक श्रोता ने कहा है कि कॉलेज के अनुभव, शैक्षिक जीवन की बात करें तो कॉलेज में काफी फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है जो स्कूल से अलग है। वो अपने पसंदीदा विषय हम चुन सकते हैं और अपने को विशेषज्ञता हासिल करने की हमें स्वतंत्रता मिलती है। यहाँ आप अधिक स्वतंत्र होते हैं, फैसले लेना सीख लेते हैं। केवल डिग्री नहीं बल्कि हार्ड और सॉफ्ट स्किल विकसित करने का स्थान है। और नए दोस्त बनाना, विविध पृष्ठभूमि के लोगों से मिलना हॉस्टल या कैंपस जीवन के माध्यम से एक यादगार अनुभव बनता है। पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल नॉलेज बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करती है। शुरुआती दिनों में बदलाव के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल होता है लेकिन ये हमारे विकास का हिस्सा बन जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कॉलेज का अनुभव आप पर निर्भर करता है। आप जितने सक्रिय होंगे कैंपस इवेंट्स क्लब्स में उतना ही बेहतर आप सीख पाएंगे। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि क्या खूबसूरत दिन थे वे कॉलेज के दिन। उस समय पढ़ाई बोझ लगती थी, सिर्फ मस्ती, घर परिवार के दायित्व से अनभिज्ञ थे। और जब ये जिम्मेदारी पड़ी तो याद आ रही है उन कॉलेज के दिनों की। घंटों कैंटीन में बैठना, समोसे चाय का आनंद लेना, वाह क्या बात है। और दोस्ती के किस्से सुनाना, दोस्तों के साथ मिलकर लेक्चर छोड़ना और घूमने जाना या कैंटीन में छिपना। फेस्ट की तैयारी, डांस, गाने और मंच पर धूम मचाना यादों को ताज़ा करता है। आखिरी मिनट तक सिलेबस पूरा करना और दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई करना। हॉस्टल लाइफ यदि हो तो रात भर जाकर बातें करना, मैगी खाना और परिवार के साथ पाना। कॉलेज के वो दोस्त और जो बाद में परिवार के बन जाते हैं, यानी अपनी सारी यादें इन्होंने बहुत साझा की है। बिल्कुल। वहीं एक और खत्म ले लेते हैं जी। आप लिखते हैं कि कॉलेज में कदम रखते ही एक नई दुनिया सामने खुलती है जहां स्कूल जैसी पाबंदियां कम और जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। नए दोस्त बनते हैं, अलग अलग सोच और संस्कृतियों से परिचय होता है। क्लासरूम में सिर्फ किताबों की पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सीखी जाती है। सेमिनार, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट और प्रतियोगिताएं आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। कभी कभी असाइनमेंट और परीक्षाओं का दबाव भी होता है लेकिन वही हमें समय प्रबंधन सिखाता है। कॉलेज की कैंटीन की चाय, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, फेस्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सभी यादों का खजाना बन जाते हैं। कुल मिलाकर कॉलेज का अनुभव हमें आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और परिपक्व बनाता है। ये जीवन की असली उड़ान की तैयारी का समय होता है। क्या बात है। बहुत प्यारी प्यारी सबने यादें साझा करी हैं। बिल्कुल। चलिए गीत सुनते हैं। बिल्कुल। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ हमको
है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ। हम अकेले हैं, शहनाइयाँ चुप हैं, तो कंगना बोलता है। तू जो चलती है छोटे से आंगन में, चमन सा डोलता है। आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार। देख आंचल में कई चांदनी रुत के नजारे भर गए। नैन से तेरे इस मांग में जैसे सितारे भर गए। प्यार ने इस रात हाँ तो मंजरी, आज इस कार्यक्रम में हमने बहुत सारी बातें की हैं और मुझे लगता है हमारे सभी सखियों और सखाओं को आज बहुत आनंद आया होगा। बिल्कुल, बीते बिल्कुल। दिनों की याद करके। ताजा हो गई होंगी है ना? उनकी। हाँ। और समय अब समाप्त की ओर है, तो सबसे लेते हैं विदा। सभी को मंजरी वर्मा और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।